बिल्कुल डियर मेनका, बिल्कुल क्लास चल रही है। कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा थोड़ी हो सकता कुछ नहीं दिख रहा। अब बताइए, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब बताइए, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आई एम ऑडिबल और नॉट? हेलो संदीप। अब तो दिखा है। चलो, अच्छी बात। हेलो मेनपाल, हाउज यू? वेरी गुड आफ्टरनून डियर मोहित। गुड आफ्टरनून डियर मेनका। तो लास्ट जो टॉपिक किया था, आई थिंक हम यहाँ थे क्या? एक बार मुझे बताना। क्या लास्ट टॉपिक यही था हमारा पॉलिटी का, कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भाई ऐसा है, आप आज़ादी दीजिए, नहीं देंगे तो 16 अगस्त का जो दिन होगा वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस होगा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही हम लोगों ने देख भी ली थी। और जी, हेलो। और इस देश में कांग्रेस सरकार हमारे। तो जो आखिरी वायसराय थे, लॉर्ड लुई एडवर्ड माउंटबेटन, वो भारत में आ चुके हैं और वो भारत के अंदर भारत और पाकिस्तान का जो है वो बंटवारा करेंगे। यहाँ तक ये कहानी हम लोग खत्म कर चुके हैं। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो, डाउट हो, दुविधा हो, तो आप अगले 1 मिनट में स्वतंत्र हैं सवाल पूछने के लिए। नहीं तो फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो लास्ट जो टॉपिक था बच्चे हमारा, 3 जून 1947 को जो लॉर्ड लुई एडवर्ड माउंटबेटन है वो कह रहा है कि भैया हम मैं भारत को आजादी दूंगा। कैसे दूंगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। दरअसल भारत जो है 1940 के आसपास जो है कई हिस्सों में बटा हुआ था। तो कैसे कैसे हिस्सों में बटा हुआ था? सर, भारत प्रांतीय राज्यों में बटा हुआ था, भारत कमिश्नरी प्रांत में बटा हुआ था, और भारत देशी रियासतों में बटा हुआ था। तो भारत में जो देशी रियासतों की जो संख्या थी, अगर, हाँ, डियर मैन का, मैं माउंटबेटन योजना पे थे। सर थोड़ा सा फास्ट रिवीजन प्लीज। डियर मोहित, रिवीजन बस इतना ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक जर्नी चल रही है। और हमारी अभी जो सबसे पहली कार्रवाई है संविधान दिवस बनाने, संविधान सभा बनाने की, वो संविधान सभा हम लोगों ने बना लिया था। भारत में 3 कैबिनेट मिशन के मेंबर आए थे, कैबिनेट मंत्री थे ये, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन बोला गया था। इनका मेन मुद्दा था भारत की संविधान सभा बनाने के लिए। वो संविधान सभा बनाने के लिए सबसे पहले ये भारत की पॉपुलेशन देखेंगे कितनी है, और 10 लाख पे एक मेंबर को ये लेकर के आएंगे। और कहाँ कहाँ से लेकर के आना है, तो भारत प्रांतीय राज्य, कमिश्नरी प्रांत और देशी रियासतों में बटा हुआ था। यहाँ से ये मेंबर मुझे उठाने हैं, 292, 4 और 93 करके 389 सदस्य मैंने उठाए थे। यही संविधान सभा आगे जाकर के भारत का संविधान बनाएगी। लेकिन 16 अगस्त 1946 तक, देखिए अगर मैं कहूं, तो ये जो भारत की संविधान सभा बनी थी मई 1946 में बनी थी। आपने पाकिस्तान तो बनाया नहीं। अब पाकिस्तान की संविधान सभा नहीं बनी तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की संविधान सभा बनाने पे बात करेंगे। और इसके लिए उन्होंने 16 अगस्त का टाइम दे रखा है कि 16 अगस्त तक आप भारत पाकिस्तान की संविधान सभा बना देंगे तो ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ भारत की संविधान सभा बनाई है, जिसका मतलब है कि सिर्फ भारत बनेगा, पाकिस्तान नहीं। और पाकिस्तान बनाना है तो पाकिस्तान की संविधान सभा भी होगी, ताकि भविष्य में पाकिस्तान का संविधान भी बने।
वो बनाएंगे नहीं, ना तो ब्रिटिशर्स बनाएंगे ना कांग्रेस बनाएगी। तो ये अल्टीमेटम दे देते हैं कि 16 अगस्त तक अगर बना देते हो तो ठीक है, और नहीं बनाओगे तो फिर जो होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। 16 अगस्त को क्या हुआ? 16 अगस्त को सर मारकाट शुरू होती है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में भारत पाकिस्तान को लेकर के पहली बार झगड़ा शुरू होता है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में भारत और पाकिस्तान को लेकर के पहली बार झगड़ा शुरू होता है। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू मुसलमान बेशक लड़ रहे हों, लेकिन एक नए सेपरेट कंट्री को लेकर के जो लड़ाई है वो 16 अगस्त को बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश में नोआखाली नाम की जगह पे हुई। और मारकाट जब हुई तो कुछ लोग बिहार में बच करके आएंगे, बिहार के लोग कहेंगे कि भैया बंगाल के हिस्से में जो है मारकाट हो रही है, मुसलमान लोग हिंदुओं को मार रहे हैं, तो यहाँ हिंदू भी मुसलमानों को मारने लग जाएंगे। ये कहानी चलती रहेगी और ये न्यूज़ पहुंचेगी कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में फिर क्लेमेंट एटली जो है भारत में एक आखिरी वायसराय को भेजेंगे, एडवर्ड माउंटबेटन, और उन्होंने घोषणा की है 3 जून 1947 को कि भारत और पाकिस्तान के भविष्य का क्या होने वाला है। लेकिन भारत किस में बटा हुआ है? भारत देशी रियासतों में बटा हुआ है। तो थोड़ा सा नहीं, देशी रियासतों से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझिएगा। दिन है 3 जून 1947। इसको हम लोग इतिहास में माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। दरअसल होता यह है, जब मैं बात करूं कि भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, सर छोटे बड़े मंझले, अगर हर किस्म की देशी रियासतों की अगर मैं बात करूं तो भारत में इनकी जो संख्या थी लगभग कहते हैं 565 के आसपास देशी रियासतें हुआ करती थी, लगभग 565 के आसपास। यह है देशी रियासतें। अब माउंटबेटन ने एक बात तो क्लियर कर दी कि भारत और पाकिस्तान दो देश बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है। लेकिन सर होता क्या है, भारत में अंग्रेजों को टिके रहने के लिए सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया था तो इन्हीं देशी रियासतों ने प्ले किया था, सबसे बड़ा रोल। नमस्कार डियर मानसी मेहरा जी, नमस्कार। भारत में अंग्रेजों के टिके रहने में अगर किसी ने सबसे ज्यादा योगदान दिया था तो इन्हीं देशी रियासतों ने योगदान दिया था, क्योंकि ये देशी रियासत सपोर्ट करती थी अंग्रेजों को। भारत में जो इन अंग्रेजों को पैसा मिला है, देशी रियासतों से बहुत ज्यादा पैसा मिला है, और अंग्रेजों ने बदले में इन देशी रियासतों को फायदा भी बहुत पहुंचाया है। अगर मैं पिछले स्लाइड पे चलूं, यहां जो हम देख रहे हैं प्रांतीय राज्य और कमिश्नरी प्रांत, मैं बेटा लॉजिकली अगर कहूं तो भारत में ये जो हिस्सा है, ये दोनों का हिस्सा असली में यही गुलाम हिस्सा है। ये एक तरीके से फ्री हिस्सा है, एक तरीके से सिर्फ इनको अंग्रेजों को टैक्स देना होता है, जो भी उस समय की पॉलिसीज बनी होती है उसके हिसाब से सिर्फ इनको टैक्स देना होता है। इसके अलावा ये अपनी रियासतों को किस तरीके से डील करेंगे, यहाँ के राजा स्वतंत्र हुआ करते थे, उनको लेना देना नहीं होता था कि अब अंग्रेज क्या है क्या नहीं है क्या सोच रहे हैं। बस इनको एक पैसा दे दो अंग्रेजों को और उसके बाद राजा जो है अपने हिसाब से रियासत संभाले। इससे अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं था, अंग्रेजों को सिर्फ पैसा चाहिए था और देशी रियासतें पैसा दे रही थी। तो जब तक अंग्रेज भारत में रहे, या ये कह लीजिए कि जब तक देशी रियासतें भारत में सपोर्ट कर रही हैं अंग्रेजों को, तब तक वो मजे में है। अब ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे देश से जा रहे हैं, तो एक तरीके से देशी रियासतों की ऐसी तैसी होने वाली है, क्योंकि देशी रियासतें थी तो अंग्रेजों की मौज थी, और अंग्रेज थे तो देशी रियासतों की मौज थी। दोनों का केस जो है वो वाइस वर्सा है। अब प्रॉब्लम है, अब अंग्रेज कह रहे हैं हम जा रहे हैं, और इन देशी रियासतों ने कसम खा रखी थी इंग्लैंड के क्राउन की, क्राउन मतलब इंग्लैंड का राजा या रानी जो भी आप कह लीजिए, वहां की मतलब इंग्लैंड के क्राउन की इन्होंने शपथ ले रखी थी कि जब तक क्राउन है, या ये कह लीजिए क्राउन के नाम की हम है ना शपथ खाते हैं कि इस क्राउन को मेंटेन रखने के लिए भारत में हम जी जान लगा देंगे। ये भारत की रियासतों के, देशी रियासतों का एक तरीके से शपथ है कि क्राउन के लिए ही हम बैठे हुए। अब डियर जी क्राउन तो जा रहा है, अब क्राउन सोच रहा है कि जाते वक्त इन देशी रियासतों को कुछ दे के जाएं ताकि ये हमें गालियां ना दे। तो उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान अलग बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इन देशी रियासतों को लगता है कि उसे भारत में जाना चाहिए तो वो भारत में चले जाए, पहला ऑप्शन उनके पास। अगर उनको लगता है कि भाई भारत में ना आकर के उनको पाकिस्तान जाना चाहिए तो ये देशी रियासतें पाकिस्तान भी जा सकती है। लेकिन अगर इन्हीं देशी रियासतों को लगता है कि भैया ना तो भारत जाना है ना पाकिस्तान जाना है, और
इनके पास एक तीसरा ऑप्शन भी रहेगा, और वो ये रहेगा कि इन दोनों ही से वो अलग से एक अलग देश बना दे, यानी भारत और पाकिस्तान से अलग एक स्वतंत्र देश बना दे। ये तीसरी कंडीशन है। देखो, ये दोनों खुश थे क्योंकि अंग्रेज जो हैं पाकिस्तान बनाने की बात मान गए। ये नाराज हैं थोड़े से कि यार पाकिस्तान बैठ रहा है। ये खुश हैं, इनको लगा कि बस भारत और पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए अंग्रेजों का दिमाग, इन्होंने एक तीसरी गुगली फेंक दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी रियासत को लगे कि भैया इन दोनों देश में नहीं जाना, तो वो अलग से एक देश भी बना सकता है। जिसका मतलब ये है कि 565 जो देश हैं ये अलग से एक देश बना सकते हैं। मतलब 565 नए देश बन सकते हैं। ये ऑफर है, या एक तरीके से कह लीजिए इन देशी रियासतों को इनकी स्वामी भक्ति के लिए, क्योंकि भारत में अंग्रेजों को टिके रहने के लिए इनका बड़ा योगदान था, इनके लॉयल रहने के लिए, इनके वफादार रहने की वजह से ही अंग्रेजों ने इनको इस तरह का एक ऑफर दिया, जो कि निसंदेह दोनों को अच्छा नहीं लगेगा, भारत पाकिस्तान को, क्योंकि दिमाग में तो यही था कि या तो भारत बनेगा या पाकिस्तान बनेगा। ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन अंग्रेजों ने गुगली फेंकी कि भाई नहीं नहीं, जिसको भी ठीक लगे तो वो देख लेना। अब भारत क्या करे सर? भारत ने फिर एक व्यक्ति को पकड़ा जिनका नाम था सरदार पटेल। इंडिया कहता है कि डियर सरदार पटेल, हमें तो नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जो भी करना है इन रियासतों को भारत लेकर के आना। हेलो, वेरी गुड इवनिंग डियर सचिन। क्राउन का मतलब है डियर मोहित इंग्लैंड के राजा या रानी। अगर वहां का राजा है जो भारत का, देखो इंग्लैंड का जो राजा है अगर वहां राजा है तो भारत का राजा है 1947 से पहले, और अगर वहां पर रानी है तो भारत की रानी है। तो इसे राजा रानी ना कह के क्राउन बोल लो, यानी जिसके सिर पे मुकुट वो आपका हेड होगा। तो सरदार पटेल को बोला गया कि सरदार पटेल जी कुछ भी कीजिए, ये रियासतें भारत आनी चाहिए। अब ऐसे तो ये रियासतें भारत आएंगे नहीं, अब इनको लालच दो। तो सरदार पटेल कहते हैं कि डियर देसी रियासतें भारत में आ जाओ। ये कहते नहीं भाई आते, हम क्यों आएंगे? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर तुम भारत आओगे तो हम तुमको देंगे प्रिवी पर्स। अच्छा, ये क्या है सर प्रिवी पर्स? प्रिवी पर्स जो है इन राजाओं को दिया जाने वाला एक लालच था, या ये कह लीजिए एक तरह की शर्त थी। शर्त ये थी कि अगर आप भारत में आते हो तो आपके दादा की संपत्ति, परिवार की संपत्ति सब आपकी। भारत में आते हो तो आप राजा कहलाओगे, यानी राजा जो अभी तक बने हुए थे, अभी तक राजा ही, अच्छा भविष्य में भी आप राजा ही रहेंगे। दादा परदादाओं की संपत्ति आपकी होगी, भारत सरकार आपसे नहीं छीनेगी। आपकी रियासत का जो आकार है, मतलब जितनी रियासत आपकी बड़ी छोटी है, उस रियासत के छोटे बड़े होने से हम आपको सालाना पेंशन भी दिया करेंगे। अगर रियासत आपकी बड़ी है और भारत में आना आप पसंद करते हो तो हम बड़ी रियासत के हिसाब से हम आपको बड़ा पैसा देंगे, और रियासत छोटी है तो छोटी रियासत के हिसाब से हम वैसा पैसा देंगे। ये है प्रिवी पर्स। तो एक तरीके से आप ये कह लो कि जैसा सर अंग्रेजों ने इन राजाओं को ऑफर दे रखा था, लगभग वैसा ही भारत ने भी इन देशी रियासतों को ऑफर दिया, एक चीज छोड़ करके। अंग्रेजों ने राजाओं को जनता के ऊपर कंट्रोल करने का अधिकार दे रखा था। भारत सरकार ने कहा सब कुछ होगा, लेकिन जनता के ऊपर कंट्रोल जो है आपका नहीं होगा, जनता के ऊपर कंट्रोल होगा भारत सरकार का। यानी एक तरीके से सारी चीज जो अंग्रेजों ने दे रखी थी राजाओं को, इंडिपेंडेंसी, भारत कह रहा है कि हम भी आपको इंडिपेंडेंसी दे रहे हैं, एक चीज को छोड़ करके जो जनता होगी भारत की, सॉरी जो रियासतों की जो जनता होगी, दरअसल वो भारत सरकार के अंडर काम करेगी, ना कि आपके अंदर। बाकी सब कुछ चीजें सेम होगी आपकी, दो चार चीजें बकायदा हम अपनी तरफ से फालतू ही दे रहे हैं। ज्यादातर रियासतों को ये चीज समझ में आ गई, उनको लगा कि भाई अलग थलग रहने का कोई फायदा नहीं है, भारत में चलो, राजा भी बने रहेंगे, संपत्ति भी हमारी रहेगी, ऊपर से भारत सरकार पेंशन भी देगी, मजा नहीं लाइफ, जिसे हरियाणवी में कहते हैं काचे कटना, तो काचे कट जाएंगे भैया, ऐसा है भारत चलो। तो प्रीवी पर्स में सर, या ये कह लीजिए कि इस लालच से 549 रियासतें भारत में आ जाएंगी, और इन 549 रियासतों के भारत में आने से भारत वो बनेगा जो आज हम लोग जानते हैं, हमारा प्यारा भारत। तो इस प्यारे भारत को बनाने में सबसे बड़ा योगदान बेटा किसका है? सर इस प्यारे भारत को बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे सरदार पटेल जी का है, और इसी वजह से सरदार पटेल जी को एक नाम दिया जाता है, इनको एक नाम दिया गया, सर इनको एक नाम दिया जाता ही, और वो नाम दिया जाता है भारतीय
बिस्मार्क। इनको हम बोलते हैं भारतीय बिस्मार्क। तो सरदार पटेल को भारतीय बिस्मार्क में बोला जाता है। सर ये बिस्मार्क कौन थे, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिएगा। हमने तो सरदार पटेल जी के साथ लौह पुरुष ही सीखा था, पढ़ा था। दरअसल बिस्मार्क जो थे, एक जर्मनी का एक टॉपिक आता है, जर्मनी का एकीकरण। जिस तरीके से भारत को जोड़ने में रोल किसका है, सरदार पटेल का, उसी तरीके से साल 1871 में जर्मनी को जोड़ने का काम जो है वो वहां के एक हेड या एक राजा ने किया था, जिसका नाम है सर ऑटो वान बिस्मार्क। तो 1871 में जर्मनी भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, उन टुकड़ों को जोड़ करके जर्मनी बनाया सर भारतीय बिस्मार्क ने, सॉरी सर ऑटो वान बिस्मार्क ने। लेकिन 1947 में भारत भी कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होगा, इन्हीं टुकड़ों को जोड़ करके भारत बनाने का जो क्रेडिट है वो जाएगा किसका, सरदार पटेल का। यानी कहने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि जो रोल जर्मनी में बिस्मार्क ने प्ले किया था, वैसा ही रोल भारत में सरदार पटेल ने प्ले किया। यही वजह से सरदार पटेल जो है भारतीय बिस्मार्क के नाम से भी जाने जाते हैं। लौह पुरुष तो है ही वो, लेकिन भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं। अब 549 रियासतें तो सीधी आ गई, लेकिन 3 रियासतें बाद में आई। बाद में कब, 15 अगस्त 1947 तक भारत में लगभग 549 रियासतें थी। 3 रियासतें भारत में उस समय नहीं थी। 15 अगस्त के बाद ये 3 रियासतें भारत का हिस्सा बनी। तो जिन रियासतों को बोला गया था कि आप स्वतंत्र रहिए, उन रियासतों में 3 रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहने की बात कह रही है, जिसमें पहली रियासत जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। इनको बोला गया कि सरकार आप भारत का हिस्सा बनिए। जम्मू कश्मीर बोला नहीं। सरकार आप पाकिस्तान का हिस्सा बनिए, ये बोला नहीं, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद जिसने कहा कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे, सर वो जूनागढ़ थी। जूनागढ़ कहती है कि हम भी किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम भी स्वतंत्र रहेंगे। और जूनागढ़ के बाद अगर फिर भी किसी ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, तो वो था सर हैदराबाद। इन 3 रियासतों ने ये कहा कि हम ना तो भारत का और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। अब आपका सवाल, सर ये रियासतें जो हैं वो भारत का हिस्सा बनी, लेकिन बाकी की रियासतें भारत का हिस्सा क्यों नहीं बनी? ऐसे क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से वो भारत का हिस्सा नहीं बन रही? समझिएगा, ये 3 रियासतें भारत का हिस्सा क्यों नहीं बन रही। दरअसल भारत सरकार क्या ऑफर दे रहा है प्रीवी पर्स पे? सर भारत सरकार प्रीवी पर्स में ये कह रही है कि अगर आप भारत आएंगे तो हम आपको पैसा देंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपके रियासत के आकार के हिसाब से सब कुछ देखेंगे, हम आपको राजा मानेंगे, राजा के राजा बने रहेंगे, राजा के पद से नहीं हटाएंगे। लगभग हर चीज जो है भारत सरकार दे रही है। बोलो हाँ या ना। मेन चीज क्या दे रही है सर? पैसा और सिक्योरिटी। जो रियासतें अपने आप में ही बहुत बड़ी रियासतें हैं, जिन रियासतों के पास अपनी सेना है, जिन रियासतों के पास अपनी पुलिस है, वो रियासत भारत या पाकिस्तान में क्यों जाएगी? सोचिएगा, ये रियासतें भारत की सबसे बड़ी रियासत, ये रियासत सबसे अमीर रियासत, और ये रियासत ऐसी हैं जिनके पास खुद की आर्मी और खुद की पुलिस है। तो बताइए, भारत अगर ये कहता है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपको पैसा देंगे, ये तो उसको चाहिए ना जिसको सिक्योरिटी की जरूरत है, जिसको पैसे की जरूरत है। अब ये रियासतें ऐसी हैं जिनको सिक्योरिटी और पैसे की जरूरत ही नहीं है। कम से कम इनको ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी और पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपनी खुद की आर्मी है और खुद का पैसा का सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम है। तो जब हमारे पास दोनों है ही, तो फिर हम भारत की क्यों प्रीव्यू पर्स लें? इसलिए 15 अगस्त 1947 तक ये तीनों रियासतें भारत का हिस्सा नहीं थी, बाकी रियासतें आ गई। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि ये जो प्रीव्यू पर्स से भारत सरकार ने इनको देशी रियासतों को जो लालच दिया, क्या ये प्रीव्यू पर्स आगे जाके खत्म हो गया? हाँ सर, यही प्रीव्यू पर्स आगे जाकर के खत्म कर दिया गया। तो बताइए, भारत की किस प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रीव्यू पर्स को खत्म किया गया था? तो आंसर करेंगे आप, श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने इस प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया था। सर घटना घट रही है 1971 की। भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ जिसे हम कहते हैं 24वां संशोधन, संविधान संशोधन 1971। इस 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में तंग कर लेते हैं भैया। कैसे क्वेश्चन सर? ये संविधान संशोधन वाले, किस संविधान संशोधन के तहत आपने प्रीवी पर्स खत्म किया था? कहानी क्लियर?
कौन सी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने प्रिवी पर्स खत्म किया था? इंदिरा गांधी ने। चलिए बात करते हैं इन 3 रियासतों पे। तो सर ये जो 3 रियासतें हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर, जो कहता है कि ना तो मैं भारत का हिस्सा बनूंगा ना ही मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनूंगा। फिर सर सेकंड नंबर पे आ जाता है जूनागढ़, जो आज के गुजरात वाले हिस्से में है, मैं उसकी बात कह रहा हूं। और तीसरा है सर हैदराबाद। सबसे पहले इन रियासतों के राजाओं का नाम क्या था? इन रियासतों के राजा कौन थे? किस तरीके से ये भारत का हिस्सा बने और किस वर्ष बने, ये हमें जान लेना जरूरी है। इसमें जम्मू कश्मीर का जो राजा था उसका नाम था सर हरि सिंह। विलय समझौते के साथ जो तरीका अपनाया गया जम्मू कश्मीर को भारत में जोड़ने का, उस समझौते को हम कहते हैं विलय समझौता। विलय समझौता का मतलब है मर्ज कर रहे हैं, और यह घटना घट रही है अक्टूबर 1947 की। उसके बाद सर जूनागढ़ की बात आती है, जो कि गुजरात में ही है। राजा का जो नाम है वो है मोहब्बत खान जी। बंदा डरपोक है। जब इसको पता चला कि भारत की सेना कार्रवाई करने वाली है जूनागढ़ पे, तो बंदा भाग गया पाकिस्तान। किस तरीके से ये जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना? दरअसल सर जब राजा भाग गया तो विलय समझौता तो हो नहीं सकता, क्योंकि विलय समझौता करेगा कौन? विलय समझौता तो करेगा राजा। राजा तो मुंह उठा करके पाकिस्तान निकल लिया, पीछे छोड़ गया अपनी जनता को। अरे जनता को नहीं छोड़ा पीछे, तो अपने एक बीवी को और एक बेटे को भी छोड़ गया था। ये क्रांतिकारी ऐसा था। अब चला गया चला गया, अब क्या कर सकते हैं? पीछे से भारत की सेना ने देखा कि राजा तो भाग गया, क्या करें? तो फिर भारत की सेना ने, या ये कह लीजिए भारत सरकार ने, फिर वहां के लोगों से पूछा कि सरकार आप किधर जाना चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान? और ये मूड का पता ही था कि वो भारत में ही आने में समझदारी है, और भारत, जूनागढ़ के ज्यादातर लोग भारत में ही आने के लिए बात भी करेंगे। इसलिए भारत सरकार को रेफरेंडम, रेफरेंडम जिसे हिंदी में जनमत कहा जाता है, यानी लोगों से पूछना, तो जनमत कराने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। जनमत संग्रह हुआ सर, और उसमें 99% के आसपास लोगों ने भारत के फेवर में ही डिसीजन दिया कि भाई हम तो भारत का ही हिस्सा बनेंगे। और ये सर प्रक्रिया घट रही है फरवरी 1948 में। तो इस तरीके से जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना। फिर बढ़ते हैं आगे हैदराबाद पे। हैदराबाद का जो सर राजा है उसका नाम है मीर उस्मान अली। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये बंदा जो है उस समय पूरी दुनिया का सबसे अमीर राजा है। बहुत पैसा है इसके पास, अथाह पैसा है। पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है इस बंदे के पास। जितना पैसा है उतना ही लालची भी है, ये कंजूस, बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस। सड़क पे बीड़ी भी अगर अधजली मिल गई तो भाई साहब उठा करके रख लेते थे कि किसी और के काम आएगा, इतना कंजूस था। जिस तरीके से भारत का यह हिस्सा बने, ये भाई साहब माने ही नहीं, भारत का हिस्सा बने नहीं, तो फिर भारत सरकार ने यहाँ पर सैन्य कार्रवाई की, और उस सैन्य कार्रवाई का नाम जो है, एक ऑपरेशन का, इस सैन्य कार्रवाई में जो ऑपरेशन हुआ उसको नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। सर ऑपरेशन पोलो थोड़ा अजीब सा नहीं हो जाता? पोलो, पोलो तो सर एक स्पोर्ट है जो घोड़े पे बैठ करके खेला जाता है। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ऑपरेशन पोलो क्यों बोला गया? क्योंकि जूनागढ़ भारत की सबसे अमीर रियासत है। साफ है। हमसे कई बार पूछा जाता है कि बताइए निजामों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद को निजामों का शहर कहा जाता है, यानी अमीर लोग। और जो अमीर लोग हैं वो गेम कौन सा खेलेंगे? सर अमीरों वाला गेम खेलेंगे। तो क्या पोलो अमीरों वाला गेम है? बिल्कुल सर अमीरों वाला गेम है। अब वहां सर जितने अमीर लोग होंगे, साफ है उनको अपने ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी पोलो खेलने के लिए। तो हैदराबाद रियासत में जितने पोलो ग्राउंड थे उतने पूरे भारत में नहीं थे। यानी हैदराबाद एक तरफ और पूरा भारत एक तरफ, इतने पोलो ग्राउंड थे अकेले हैदराबाद में। तो अगर आप हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना रहे हैं तो बेसिकली आप पोलो ग्राउंड को हिस्सा बना रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा था ऑपरेशन पोलो। और ये घटना कब की घट रही है? ये घटना घट रही है सर सितंबर 1948 की। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 15 अगस्त 1947 के बाद ये तीनों रियासतें भारत का हिस्सा बनी। किस तरीके से बनी
और राजा कौन थे। हालांकि राजा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता। आपसे जो पूछा जाएगा, जो सबसे ज्यादा पूछने की संभावना है, वो है किस तरीके से कौन सी रियासत भारत का हिस्सा बनी। बताइए ऑपरेशन पोलो से भारत का हिस्सा कौन सा बनी, बताइए जनमत संग्रह से भारत का हिस्सा कौन सा बनी, और विलय समझौते के साथ भारत का हिस्सा कौन से बनी। तो इस तरीके से आपसे सवाल किया जाएगा। यहाँ तक की कहानी खत्म। वेरी गुड आफ्टरनून डियर सोनू। यहाँ तक बच्चे किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई पूछताछ करनी हो, किसी को डाउट? यहाँ तक सब कुछ क्लियर? चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया। वापस आ जाओ डियर जी। वापस कहाँ आना है सर? बेटा हम माउंटबेटन योजना हुई, देशी रियासतों के बारे में बात हो गई। याद कीजिए जो संविधान सभा हमने पीछे बनाई थी, इन संविधान सभा की मीटिंग पे तो हमें बात करनी ही पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब देखो 3 जून को तय हो गया कि भैया पाकिस्तान भी बनने वाला है। हाँ सर। तो अब समझो एक बात को, 3 जून 1947 से पहले भारत की जो संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य थे सर? इसमें 389 सदस्य थे। याद आ रहा है कुछ? और इस 389 सदस्य में 3 जून 1947 तक तो सर ये 389 ही थे। 3 जून 1947 के बाद जो भारत की जो संविधान सभा है उसमें सिर्फ 299 सदस्य रह गए। भारतीय संविधान सभा। सर क्यों इसमें 299 सदस्य रह गए? क्योंकि 389 में से 90 सदस्य जो हैं वो चले गए पाकिस्तान संविधान सभा के अंदर। तो इसका मतलब है कि भारत की संविधान सभा की जो आधिकारिक जो आंकड़ा होगा, आधिकारिक जो मतलब मैक्सिमम सदस्य होंगे वो 389 होंगे। कब तक? 3 जून 1947 तक। 3 जून के बाद इसमें से कुछ मेंबर पाकिस्तान की तरफ निकल लेंगे, बाकी जो बचेंगे वो भारत की संविधान सभा होगी, यानी 299 सदस्य। कहानी यहाँ तक क्लियर हो गई? बहुत अच्छी बात है डियर मोहित जी, कोई डाउट नहीं। पिंकी जी बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। कहाँ पे? अब बढ़ते हैं बच्चे हम लोग भारत की संविधान सभा की बैठक पे, क्योंकि संविधान तो हमारा बना नहीं, इस बीच तो ये रियासतों ने पंगे क्रिएट कर दिए। अब बात करते हैं संविधान सभा के ऊपर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? याद कीजिए, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया। मई 1946 में भारत की संविधान सभा बन गई। अगस्त 1946 में जिन्ना ने कहा कि भैया पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान की संविधान सभा बना दो, नहीं तो प्रत्यक्ष कार्रवाई होगी, यानी डायरेक्ट एक्शन होगा। अगस्त को यह कार्रवाई हुई भी, लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन आएगा ना, तो इस बीच तो संविधान सभा बात करेगी करेगी, यानी इस बीच तो बैठक होगी ही होगी। तो पहली बैठक हुई कब? 9 दिसंबर 1946 को। तो हमारी जो सारी कहानी है अब, वो सारी की सारी कहानी संविधान सभा के आसपास घूम रही है। पहला सवाल बताइए, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई? सर 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। इस संविधान सभा में कितने मेंबर अवेलेबल थे इस पहली बैठक में भैया जी? सर संविधान सभा में पहली ही बैठक में 211 सदस्य अवेलेबल थे। ऐसा क्यों? देखो सर, आपने अभी बताया कि जो देशी रियासतें थी वो भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी ना, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती थी। इसलिए देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि होंगे, याद कीजिए जो 389 में से 93 सदस्य हम लोगों ने देशी रियासतों से लिए, सर वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि संविधान सभा का हिस्सा होना मतलब भारत का संविधान बनना, और भारत का संविधान मतलब भारत का संविधान बनना मतलब ये रियासतें भारत के अंडर काम करेंगी, और ये कहती हैं कि हम भारत के अंडर काम नहीं करेंगे। इसलिए ये रियासतें 9 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं होंगे। दूसरी चीज, जो मुस्लिम लीग है जो पाकिस्तान बनाने की बात कह रही है,
वो मुस्लिम लीग भी संविधान सभा का हिस्सा नहीं होगी, मतलब बैठक का हिस्सा नहीं होगी। यही वजह है कि 389 में से सिर्फ 211 सदस्य ही संविधान सभा की पहली बैठक में मौजूद थे। इन 211 में से हम लोग जो हैं एक मॉडल फॉलो करेंगे जिसे हम कहते हैं फ्रेंच मॉडल। ये फ्रेंच मॉडल क्या है सर? फ्रेंच मॉडल वो मॉडल होता है जिसमें जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के सबसे उम्र दराज जो व्यक्ति हैं, जिसकी एज सबसे ज्यादा है, उस व्यक्ति को उठा करके हम लोग इसका हेड बना देंगे। इस मॉडल को हम फ्रेंच मॉडल कहते हैं। तो सर इस संविधान सभा में जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनके साथ एक शब्द इस्तेमाल होता है अस्थायी अध्यक्ष। ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के। पहला कारण, सर अस्थायी क्यों? क्योंकि बेटा ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे उम्रदराज है। तो सर ये तो कोई कारण नहीं है अस्थायी का। अरे थामा थामा, मैं बता रहा हूं। एक होता है ना कि एक टाइम के बाद है ना, आप और मैं रिटायर होंगे अपने जीवन से, अगर हम तब तक जिंदा रहे तो। उम्र के 60 के बाद जो है इंसान रिटायर हो जाता है ना, कि भैया काम कर लिया, उम्र का 1/3 हिस्से में हमने जवानी काटी, बीच का 1/3 में हमने अपना सामाजिक जीवन काटा, और अगला 1/3 का जो हिस्सा होगा वो हम वृद्ध या वृद्धाश्रम, या जिसे कहते हैं ना वानप्रस्थ आश्रम को छोड़कर के वृद्ध आश्रम, संन्यास आश्रम एक तरीके से शुरू हो जाता है 60 के बाद। तो 1/3 में जो है एक इंसान का फेस जाता है। तो हम लोग भी तो रिटायर होंगे ना। उसी तरीके से भारत के प्रथम सांसद जो थे, या प्रथम सांसद होने का जो गौरव है, वो इन्हीं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्राप्त है। अंग्रेजों के टाइम पे सबसे पहले ये सांसद बने थे, और अंग्रेजों के टाइम पे बने थे, इसलिए सर बहुत ज्यादा समय हो गया है इनको राजनीतिक जीवन में समय बिताने का, और ये अब रिटायर होना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा कोई बड़ी और गंभीर जो पद है संविधान को बनाने में या संविधान सभा के अंतर्गत, वो लेना नहीं चाहेंगे। इनको फ्रेंच मॉडल के तहत सबसे उम्रदराज होने की वजह से इनको अध्यक्ष बनाया तो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्थायी नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ अस्थायी बनूंगा। जब तक आप स्थायी नहीं कर लेते तब तक ही मैं काम करूंगा, उसके बाद अपन लेगा रिटायरमेंट। ठीक है, मतलब मैं बड़ी ओहदे पे नहीं जाना चाहूंगा। तो इसलिए सर इनको अस्थायी बनाया गया। लेकिन फिर दूसरी बैठक हुई और फिर तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक हम लोग सब जानते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को हुआ, और इस 11 दिसंबर 1946 को हम लोग क्या करेंगे सर? 3 चीजें करेंगे। सबसे पहले तो सर हम इस अस्थायी अध्यक्ष को बदल देंगे, अस्थायी की जगह हम कर देंगे स्थायी को, और इसके लिए हम एक नाम लेकर के आएंगे जिसे हम कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कर देंगे आप लोग स्थायी अध्यक्ष। अब अध्यक्ष को अगर कोरोना हो गया तो इनकी जगह कौन आएगा? तो इनकी जगह सर एक उपाध्यक्ष आएगा। तो हाँ ठीक है, तो फिर उपाध्यक्ष भी बनाओ। फिर इसी दिन सर हरिंदर कुमार मुखर्जी के रूप में एक उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। ये बना दिया गया उपाध्यक्ष। सर इसी दिन एक चीज और होगी, यानी 11 दिसंबर को ही एक चीज और होगी। वो क्या होगी सर? इस दिन एक पद क्रिएट किया जाएगा जिसको हम कहेंगे संवैधानिक सलाहकार। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर हमने एक व्यक्ति को लिया जिसको आप लोग इन शॉर्ट में कहते हैं BN राव और बेनेगल राव। ये हो गया आपके बेनेगल राव, BN राव। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही बात है सचिन जी, समझ में आ गई कहानी। तो हमने 11 दिसंबर को ही एक पद क्रिएट किया, जैसे इंग्लिश में आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर और हिंदी में कहेंगे आप लोग संवैधानिक सलाहकार। वो कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल राव लिख लीजिए या बेनेगल नरसिंह राव लिख लीजिए, इसको पूरा कर लेते हैं हम लोग।
ऐसे पढ़िएगा, BN राव। ये BN राव है ना, ऐसे साउंड कहता है जैसे ये भीमराव हो, बट ये भीमराव नहीं, ये BN राव है, बेनेगल नरसिंह राव। सर संवैधानिक सलाहकार का क्या मतलब होगा बेटा? इनका काम होगा सलाह देना, किसके मामले में? संविधान के मामले में। किसको सलाह देना? सर जो संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे। क्या संविधान के, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जितने भी सांसदों को उठा करके भेजते हैं संसद में, क्या सबको भारत के संविधान का नॉलेज होता है क्या? आंसर है नहीं सर। लेकिन फिर ये देश के जो मामले होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, जो हम सत्रों में देखते हैं, ये कैसे पूछते हैं? क्योंकि सर इन सबको एक सलाहकार दिया जाता है, अगर इनको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो ये उनसे पूछ सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का एक हेड होता है जिसे सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है। किसी भी सांसद को अगर लोकसभा राज्यसभा से संबंधित किसी भी तरह का सवाल और जवाब करना है और उसके बारे में आइडिया लेना है, तो वो सेक्रेटरी जनरल से ले सकते हैं। तो इसका मतलब सेक्रेटरी जनरल उनके लिए एक तरीके से सलाहकार के रूप में काम करता है। इसी तरीके से हमारी संविधान सभा जो बनाई गई थी, उसका मेन काम तो संविधान बनाना था। अब संविधान तो बना नहीं था आपका, और जो मेंबर आए थे उन सबको संविधान बनाने का पूरी तरीके से आइडिया है नहीं कि कैसे बनाया जाए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पे हम बात करेंगे, कैसे हम बात करेंगे, कैसे सवाल जवाब होंगे, फलाना फलाना फलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके लिए उनको जो भी डाउट होगा वो एक ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिनको इनका पूरा आइडिया हो। तो एक तरीके से भारत की संविधान सभा के अंदर कुछ ही लोग ऐसे थे जिनको संविधान की नॉलेज थी, जिसमें सबसे विद्वान व्यक्ति तो आपको पता ही है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये तो थे ही सबसे बड़े, लेकिन उनके साथ साथ बेनेगल नरसिंह राव भी थे जो संविधान की अच्छी खासी जानकारी रखते थे, इसलिए इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और फिर 13 दिसंबर को सर 5वीं मीटिंग होती है, क्योंकि 9 दिसंबर की एक हुई, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13। 13 दिसंबर 1946 को सर बैठक जो हुई, उसमें जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, देखो भाई ऐसा है, आज के दिन ना तो देसी रियासत भारत का हिस्सा, वही संविधान सभा का हिस्सा हुई, और ना ही मुस्लिम लीग संविधान सभा का हिस्सा हुई। इसलिए हम संविधान को बनाने पे बात तो करेंगे, संविधान के लिए कार्रवाई तो स्टार्ट होगी, क्योंकि संविधान सभा की बैठक होने का मतलब यही है कि भारत का संविधान बनाने पे काम हो। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग और देसी रियासतें भारत की संविधान सभा का अभी हिस्सा नहीं है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीजों पे हम बात नहीं करेंगे। इसलिए हम किस पे बात करेंगे? जो नॉर्मल चीजें हो ना संविधान के लिए, उस पे बात करेंगे। जब ये मुस्लिम लीग और देसी रियासतें संविधान सभा का हिस्सा हो जाएंगी, तब हम बड़े बड़े महत्वपूर्ण विषयों पे बात करेंगे। शुरुआती दौर में तो भारत की संविधान सभा ने ऐसा ही सोचा था, लेकिन समय के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग 3 जून 1947 के बाद तय हो गया कि भाई मुस्लिम लीग जो है, जो उसका सपना था पाकिस्तान बनाने का, वो पूरा हो रहा है। तो यानी इनका सपना तो टूट गया, जो सोच रहे थे कि मुस्लिम लीग आज नहीं कल आकर के संविधान सभा में हिस्सा लेगी, तो मुस्लिम लीग नहीं हुई। और कुछ देशी रियासतें जो भारत का हिस्सा नहीं हुई, जो पाकिस्तान के साथ चली गई, वो भी नहीं आ पाए। लेकिन ओवर द टाइम जो प्रीवी पर्स का मैंने कमाल दिखाया था, सरदार पटेल ने कहा कि आओ, तो ज्यादातर रियासतें जो भारत का हिस्सा बनती जाएंगी वो संविधान सभा में एज ए मेंबर आती भी जाएंगी। इसलिए अभी तक नहीं है ये लोग, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल नॉर्मल मुद्दों पे बात करेंगे। तो नॉर्मल मुद्दे क्या होंगे? नॉर्मल मुद्दों में जो 13 दिसंबर को नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने रखा, वो था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे इंग्लिश में आप लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पहला सवाल, संविधान सभा के अंदर ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है कौन लेकर के आया था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? सर उद्देश्य प्रस्ताव ये था कि भारत का संविधान क्या होने वाला है पता नहीं। बोलो हाँ या ना। भाई भारत का संविधान क्या होने वाला है पता नहीं, क्योंकि संविधान तो अभी तक बना नहीं, उस पर हमने बात भी नहीं की। लेकिन कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए, चाहे मैं हूं बनाऊं संविधान, चाहे आप बनाएं, चाहे कल को कोई और बनाए।
संविधान के अंदर कुछ बेसिक और मूलभूत चीजें ऐसी होनी चाहिए जो होनी ही चाहिए। इसी को आप लोगों ने कहा उद्देश्य प्रस्ताव, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और नेहरू जी ने कहा कि मैं ये जो चीजें लेकर के आ रहा हूं, अगर आप लोग एग्री करते हैं तो हम अपने संविधान में इस चीज को लेकर के आ सकते हैं। तो सर उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के भारत की संविधान की प्रस्तावना बनती है, भारत के संविधान की प्रियम्बल बनती है आगे जाकर के। तो ये प्रस्तावना के रूप में या ये उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया? 13 दिसंबर को तो ये लेकर के आए थे। एक्सेप्ट किसने किया, कब किया था सर? ये जनवरी 22 1947 को संविधान सभा ने जो है एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भैया हम उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं और उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान में होना चाहिए। यानी कुछ बेसिक ऐसी चीजें होनी चाहिए जिस पर आज हम बात कर सकते हैं, वही बेसिक चीजें आगे जाकर के प्रस्तावना के रूप में ऐड होती है। क्लियर यहां तक की कहानी बच्चे? बढ़ते हैं आगे। सर अब यहां से कार्रवाई हमारी बननी शुरू हुई और हम क्या करेंगे आगे? अगर आपको भारत का संविधान बनाना है तो आपको समितियां बनानी पड़ेंगी। समितियों के बिना आपका संविधान बन नहीं सकता। तो हमने सर कई समितियां बनाई। इसमें हम लोगों ने छोटी समितियां भी बनाई, इसमें हम लोगों ने बड़ी समितियां भी बनाई। इनमें सर जो बड़ी समितियां होंगी, सबसे पहले प्रारूप समिति एक समिति होगी, उसके बाद संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, राज्यीय समिति, देखिए संविधान तो कोई एक व्यक्ति तो बनाएगा नहीं सर, संविधान बहुत सारे लोगों के ग्रुप से बनेगा, यानी काम से बनेगा, एफर्ट से बनेगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो कुछ समितियां बनाई गई थी। छोटी समिति हमारे काम की नहीं है, जो बड़ी समिति थी उन बड़ी समितियों का आप जो नाम है वो देख पा रहे हैं। इसमें इन समितियों के जो हेड थे उनके ऊपर बात चलती है, जैसे प्रारूप समिति का हेड कौन है, इनका हेड कौन है, इनका हेड कौन है और इनका हेड कौन है। तो तथर समिति और नियमावली समिति के जो हेड हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। इन दोनों के जो हेड होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। इन तीनों समितियों के जो हेड होंगे जवाहरलाल नेहरू जी होंगे और इनके जो हेड होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। ये थी समितियां। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए।
नहीं, क्लास ओवर नहीं हुई, बट कुछ अर्जेंसी की वजह से मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। ये खत्म करा करके फिर ओवर करेंगे क्लास को। ओके। तो डियर जी, यहाँ पर जो हम समितियां देख रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी, वो थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के अंदर जो टोटल सदस्य हुआ करते थे वो होते थे टोटल 7, जिसमें से एक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो तो अध्यक्ष होंगे ही होंगे, बाकी जो हैं वो हैं अन्य सदस्य। तो प्रारूप समिति के अंदर जो अन्य सदस्य थे वो कौन कौन थे? इसमें जो पहले सदस्य होंगे उसको आप लिखिएगा कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी जी। तो के एम मुंशी ये होंगे इसके सदस्य। सेकंड जो होंगे वो होंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, SADULLH, सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर हैं एन गोपाल स्वामी अयंगार। फिर हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर हैं BL मित्र। और आखिरी में हैं देवी प्रसाद खेतान, DP खेतान। ये तो टोटल आपके 6 सदस्य। फिर क्या होता है कि हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई इनमें से वो सदस्य कौन था जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था? तो BL मित्र साहब जो हैं, इनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इनमें से वो कौन था जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी? देवी प्रसाद खेतान जी जो हैं, इनके पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो 2 ऐसे सदस्य थे प्रारूप समिति के। प्रारूप जिसे इंग्लिश में आप लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, और भारत के संविधान बनाने का जो सबसे बड़ा रोल था वो इसी समिति का था। ड्राफ्टिंग कमेटी। तो क्योंकि इस कमेटी का रोल बहुत बड़ा था, तो यानी ये जो 2 सदस्य हैं जिनकी इस्तीफा और मृत्यु हुई है, तो इनकी जगह भी किसी न किसी आंख को आना चाहिए। तो सर, देवी प्रसाद खेतान की जगह जिस व्यक्ति ने ली उसको हम लोग TT कृष्णामाचारी के नाम से जानेंगे। और जिन्होंने BL मित्र साहब की जगह ली उसको हम लोग N माधव राव के नाम से जानेंगे। साहब की जगह माधव राव जो आए, और कृष्णामाचारी की जगह, सॉरी, DP खेतान की जगह TT कृष्णामाचारी आए। तो यही 7 जो है आखिरी सदस्य बने, प्रारूप समिति के आखिरी सदस्य रहे। इनमें से जो हम लोगों ने अभी टॉपिक पढ़ा, इनमें से ईच एंड एवरी कमेटी इज इंपॉर्टेंट। कुछ भी एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता है इन समितियों से। सबसे पहला तो कौन तो इनका हेड था, तो एक तो आपको हेड पता होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम, ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, कमेटी रिलेटेड टू दी फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, प्रोविंशियल कमेटीज, तथार्थ समिति जिसे आप लोग स्टीयरिंग कमेटी कह देते हैं, एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। तो ये हैं डियर जी इनके इंग्लिश नेम्स, इंग्लिश में इनका क्या क्या बोलना है वो। तो उसके साथ ही आज के सेशंस को हम लोग बच्चे खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी। यानी ये जो प्रारूप समिति है ये संविधान बनाएगी जो आप लोग देखते हैं। सर प्लीज ये नाम हिंदी में बताना। मोहित, आई थिंक मैंने हिंदी, अच्छा हिंदी में भैया, ये नाम है, ये कोई है ना, ऐसा नहीं है कि इसका हिंदी और इंग्लिश अलग होगा। KM मुंशी को हिंदी में मुंशी ही लिखोगे भाई, मुंशी और क्या लिखोगे इसको इंग्लिश में। मोहम्मद सादुल्ला को हिंदी में मोहम्मद सादुल्ला ही बोलेंगे, इंग्लिश थोड़ी बोलेंगे यार। ये थोड़ी है कि सोनू का इंग्लिश में नाम मोनू हो जाएगा और मोनू का हिंदी नाम सोनू हो जाएगा। ये तो नाम है। तो यार समझा करो ठीक है। मोहित का नाम हिंदी में क्या होगा? मोहित, और इंग्लिश में
मोहित, तो ये नाम है भाई, तो हिंदी और इंग्लिश का क्या क्या लेना देना है। चलो, तो आज की कहानी खत्म करते हैं। आज आशा करूंगा कि आपने आज के सेशंस में से कुछ चीजें सीखी होंगी। तो बच्चे मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट सेशंस में। टिल देन एंजॉय कीजिए। अगर अगले 1 मिनट में अगर किसी का डाउट है तो आप अपना डाउट ले सकते हैं, नहीं तो आज के सेशंस को 10 विदानिया करना पड़ेगा। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, चलो साफ लिख देते हैं भैया जी। चलिए, सदस्य की बात कह रहे हैं आप, हिंदी में लिखनी है बात। तो कन्हैयालाल, मानेकलाल, मुंशी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे सदस्य जो हैं, सैयद, मोहम्मद, सादुल्ला। तीसरे मेंबर एन, गोपाल स्वामी अयंगार। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पीएल मित्र एंड देवी प्रसाद कहता। तो मित्र की जगह जो आगे जिसने जगह ली वो एन राव होंगे, और खैतान की जगह जो आगे ली वो टीटी कृष्णामाचारी होंगे। ठीक है साहब, अब क्लियर? 5 नंबर वाले, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।